जय हिंद गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे CDS 1 2024 आंसर की, और मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ ये भी बताता चले जाऊंगा कि इस बार का पेपर एनालिसिस कैसे था। मींस जो CDS का पेपर एग्जाम यूपीएससी ने इस बार दिया है ना, इट इज नॉट रियली दैट मच इजी। मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के यूट्यूब वीडियोस देखे और उसमें काफी जगह मैंने देखे कि टीचर्स वर सेइंग कि पेपर इजी था एंड मॉडरेट था, हमने जो पढ़ाया उसमें से आया हुआ। इट्स अ गुड थिंग कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया उसमें से आया, बट मैं अपने एनालिसिस से कहूंगा कि जो बच्चे रेगुलर थरली इस CDS के एग्जामिनेशन को सीरियसली लेंगे वही इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। और यूपीएससी ने सच में उन बच्चों के लिए एक आईना दिखाया है बेटा कि केवल कोचिंग के भरोसे नहीं जाना है, ठीक है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना है। अगर आप थरली सब्जेक्ट्स को गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं तो दिस पेपर इज गोइंग टू बी रियली टफ। यूपीएससी आपके लिए और चीजें कठिन बनाने वाली है, ठीक है। तो आपको ऑल 11 सब्जेक्ट्स में किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है वो भी आपको एनालिसिस करके हम जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे सो दैट आपको हम गाइड कर पाए। एनीवेज, फिलहाल मैं आपको CDS 1 2024 की आंसर की दे देता हूं विद एक्सप्लेनेशन। ओके, जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे CDS 1 2024 आंसर की। ओके, इस आंसर की में मैं आपको आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस और कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़ा गाइड भी करूं कि इस बार का पेपर एनालिसिस क्या था, यूपीएससी ने पेपर का जो लेवल था वो किस तरह का रखा था और आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं CDS 1 2024 आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहां पे आपको हिस्ट्री, देखो स्टार्टिंग में ही हिस्ट्री, और हिस्ट्री आप देख रहे होंगे मैं पिछले 3 से 4 साल से इसको एनालाइज कर रहा हूं कि यूपीएससी हिस्ट्री का जो लेवल दे रही है ना वो रियली डेप्थ में दे रही है। यानी कि केवल कोचिंग सेंटर्स आपको पढ़ा दे सारा मैटर हिस्ट्री में, केवल उससे बात नहीं बनेगी। आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ और भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कुछ अच्छे ऑथर्स की, जिससे आपको आइडिया लग सके, तब जाकर के आप यूपीएससी के लेवल को टच कर पाओगे जो सीडीएस में लेवल यूपीएससी रख रही है। एनीवेज, फिलहाल आप ध्यान दें, यहां पर जॉर्वे कल्चर की बात की गई है। ठीक है बेटा, देखो जॉर्वे कल्चर, ये जो जॉर्वे कल्चर है ना, ये एक्चुअली में इट इज अ चैल्कोलिथिक एज। जो चैल्कोलिथिक एज आया था, आपने सुना था दैट वी हैड अ स्टोन एज, स्टोन एज के बाद कॉपर एज आया, उसी कॉपर एज को चैल्कोलिथिक एज बोला गया। तो उसी चैल्कोलिथिक एज की जो स्टडी की गई थी, एक इंपॉर्टेंट साइट महाराष्ट्र में मिली थी जॉर्वे, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जॉर्वे कल्चर। तो यहां पूछ रहा है कि ये कहां पर प्रैक्टिस होती थी, मॉडर्न महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात। अच्छा, उन्होंने बोला कि प्रवर गोदावरी वैलीज इट सेम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन, और उन्होंने बोला द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। 3 स्टेटमेंट यहां दिए हुए हैं, तो आप उसमें ध्यान दें। पहली 2 स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो चैल्कोलिथिक एज थी उसमें ये जो कल्टीवेशन करते थे वो ड्राई फार्मिंग किया करते थे, हंटिंग किया करते थे, ना कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, तो वी विल बी हैविंग आंसर ब्रावो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है मदुरई। अब ध्यान रखना, मदुरई का नाम आते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि मदुरई में कौन सा किंगडम हुआ करता था, पांड्या किंगडम। मदुरई वॉज फेमस फॉर व्हाट, फॉर इट्स हेरिटेज। मदुरई को उसके टेम्पल्स और हेरिटेज के लिए जाना जाता है। अब यहां पर उन्होंने एक वर्ड लिखा है मदुरई कांची, मदुरई कांची। तो उन्होंने बोला कि मदुरई कांची एक लार्ज ग्रैंड सिटी हुआ करती थी। ओके, दैट्स ये ठीक है। सेकंड, उन्होंने बोला अर्थशास्त्र। आप मुझे बताएं, अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में रहने वाले थे। तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब थी अर्थशास्त्र, और ये किस चीज पर लिखी गई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि वो बात कर रहा है कि मेंशन सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, क्योंकि अर्थशास्त्र इज ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि और जो साहित्य है वहां पर भी मदुरई को एक मेजर क्राफ्ट सेंटर माना गया है, जबकि मैंने आपको बोला मदुरई इज नोन फॉर व्हाट, फॉर इट्स रिच हेरिटेज। तो ये 2 स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर अल्फा, ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है, अब देखो ये काफी डेप्थ में ये क्वेश्चन आया हुआ है सवाई राजा जय सिंह को लेकर। ध्यान रखें, सवाई राजा जय सिंह जो है ये ही वॉज फॉन्ड
ही वॉज फॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इनको बहुत शौक था इन सब चीजों को पढ़ने लिखने का, तो इसीलिए इन्होंने 5 बिल्डिंग्स भी बनाई थी जिसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा, दिल्ली है, मथुरा है, काशी है, उज्जैन है और एक जयपुर है। ठीक है, तो यहां पर दी गई जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही सही हैं और दोनों सही होने की वजह से करेक्ट आंसर है चार्ली। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, मान कौतूहल अ वर्क ऑन म्यूजिक। अब देखो यहां पर बच्चे थोड़ा सा हल्का सा हिंट आप ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है मान और इसका आंसर भी यहीं छिपा हुआ है। राजा मान सिंह जो थे ग्वालियर के, उनके द्वारा ही ये वर्क लिखा गया है, इसीलिए इसका आंसर है अल्फा है। मैंने सिर्फ हिंट दी है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी होगा कि अगर मान आ गया तो आंसर भी मान होगा, बट फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर्स को लेकर है। अब यहां आप ध्यान देना, भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, मैंने आपको इसमें बोला है कि आप सभी योजनाओं को जब आप पढ़ते हैं आप उसको नोट करें एक रजिस्टर में, खासकर कि उसकी मिनिस्ट्री, उसका डिपार्टमेंट, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका मोटो और पर्पस। तो यहां पर उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के बारे में पूछा गया है और सुगम्य भारत अभियान जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज के अंडर में आता है और मिनिस्ट्री कौन सी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पहली स्टेटमेंट सही है। ये स्कीम चलाई गई है जिससे कि जो हमारे दिव्यांग जन है उन दिव्यांग जन को हर प्रकार से किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, वहां पर सुविधाएं, पब्लिक असिस्टेंस वहां पर आराम से मिल सके, उनको इजीली एक्सेस मिल सके उन्हें, उनको लेकर के सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। तो यहां सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इसकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर पेंशन की बात नहीं कही गई है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप किया जाएगा कि उनको इजी एक्सेसिबिलिटी प्रदान की जा सके। तो दैट्स व्हाई वी हैव करेक्ट आंसर, ब्रावो, थर्ड स्टेटमेंट है बेटा गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगेन हिस्ट्री का पूछा हुआ है। यहां पर आप देखें हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं और यकीन माने सीडीएस के इस बार के पेपर में हिस्ट्री से 19 क्वेश्चंस आए हैं, 19 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। यहां पूछ रहे हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920, आपको याद हो 1920 ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन। तो इस असहयोग आंदोलन, आप मुझे बताओ, नाम से ही पता चल रहा है असहयोग, तो यहां पर गवर्नमेंट को कॉपरेट करने से मना किया गया। और थर्ड स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो यही गलत है क्योंकि यहां पर कंट्रोल लेने की बात नहीं की गई थी, उनको छोड़ने की बात की गई थी, उनको सहयोग ना करने की बात की गई थी, सरेंडर करने की बात की गई थी, बॉयकॉट करने की बात की गई थी और ये कोशिश की गई थी कि हम गांव-गांव और मोहल्ले तक, लेवल तक इस अभियान को लेके जाएं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है, उन्होंने पूछा था नॉट। ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो गया बेटा चार्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके ये हिस्ट्री को लेकर है और मॉडर्न। अब ये देखो कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर इनके एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू को लेकर के यहां मौर्य एम्पायर के बारे में पूछा गया है। और ध्यान रखें यहां पर ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, दीज सारी की सारी स्टेटमेंट्स में क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा। आप इसे पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड दैट फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। अब यहां आप देखें, यहां पर ऑप्शन में पूछा क्या गया है, यूपीएससी ने और थोड़ा सा ऑप्शन को टफ कर दिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। अब ये नहीं पूछ रहा कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, उन्होंने 1 and 2, 1 and 3, 1, 2, 3 नहीं दिया, उन्होंने पूछा कितनी स्टेटमेंट। तो यहां पर बच्चे को हिंट जो पहले मिला करती थी वो हिंट भी यूपीएससी ने खत्म कर दी है। आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां पर आपकी पहली स्टेटमेंट, तीसरी और चौथी 1, 3 and 4 ये 3 स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, बस सेकंड स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है, जहां तक मुझे लग रहा है कि बेटा देखो ये जो लिखा ना सोल मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट पीपल, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कि स्टेट ने ऐसा नहीं कहा कि फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होगा उस पर सोल मोनोपोली जंगल में रहने वाले आदिवासियों की, लोगों की ही होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 3 स्टेटमेंट सही होने की वजह से इसका आंसर आप मार्क करेंगे चार्ली। तो क्वेश्चन कुछ तो ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड बेस्ड भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहां पर भी फिर से दिल्ली सल्तनत पीरियड को लेकर के पूछा गया कि डायमंड कटिंग। अब देखो डायमंड के लिए एक ही आपने सुना होगा, पन्ना एक ऐसी जगह पड़ती है एमपी में जो फेमस है डायमंड के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर है चार्ली।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है, ये जीके का 2021 का क्वेश्चन है। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था, इसको लेकर के क्या क्या बोल रहे हैं वो, कि ये सूरज के ऑर्ब को ऑर्बिट कर रहा है और धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रहा है, उसको अध्ययन करने के लिए। यही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर है अल्फा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, एनीवेज ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायो, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ये आपका बायो का क्वेश्चन है, देख करके आप बता नहीं सकते कि सच में ये बायो का क्वेश्चन है कि नहीं। देखो क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन, उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए डीएनए की एक फोटोग्राफ ली थी, और वो उन्होंने फोटोग्राफ कई बार ली थी, और फाइनली 51st फोटोग्राफ में जाकर के डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पाए थे। तो इसीलिए उन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नाम दे दिया फोटो 51। ध्यान रहेगा। तो देखिए ये बायो का क्वेश्चन है, बच्चे देख नहीं सकते, कितनी बार तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये कोई जीके का क्वेश्चन है। ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देखो ये जो दो क्वेश्चन है ना बेटा आपके, ये पॉलिटिकल साइंस से आए हुए हैं, ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है आपका। आपसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस, यानी कि यूपीएससी क्या कर रही है ना, आपको पॉलिटिकल साइंस, जो 12th की पॉलिटिकल साइंस की किताब है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पेरिकल अप्रोच इज वैल्यू लोडेड, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल। तो ये आपके क्वेश्चन ना पॉलिटी का है ना ज्योग्राफी का है, ये एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है चार्ली। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 16th वन क्वेश्चन, ये टोटलिटेरियन रिजाइम की बात कर रहा है। ये टोटलिटेरियन रिजाइम का मतलब क्या होता है, जहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम हो, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट, वहां की सरकार हर इंडिविजुअल की लाइफ को कंट्रोल करे, सब कुछ सरकार के मुताबिक जहां चले, सरकार का कंट्रोल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज टोटलिटेरियन रिजाइम। अब यहां पर देखो, जब सब कुछ सरकार का कंट्रोल है, तो क्या ऐसी जगहों पर ऑटोनॉमी हो सकती है? नो। क्या सिविल सोसाइटी की ऑटोनॉमी हो सकती है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कैन नॉट बी अ फीचर। टोटलिटेरियन का मतलब स्टेट कंट्रोल हर जगह, तो यहां पर स्टेट कंट्रोल है तो ऑटोनॉमी की बात ही नहीं आएगी, तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा। तो यहां भी अगर थोड़ा सा एप्टीट्यूड अगर आप लगाएं तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बकायदा आपको इस वर्ड का मतलब पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि अगेन यहां पे आपको एक जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ध्यान रखें इस जीके के क्वेश्चन के मुताबिक आपसे पूछा गया कौन से गलत है। मैं बता देता हूं कि ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरीली इकोनॉमिक नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन जो होता है ना, ये इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोसाइटल, हर तरह का फैक्टर्स को कवर करता है। ग्लोबलाइजेशन केवल आर्थिक रूप में नहीं होता। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। और ये पूछा गया वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू अ पॉलिसी दैट सीक्स इंटरवेंशन इन द मार्केट। ठीक है, ये दोनों दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है, दैट्स व्हाई हमारे पास इसका आंसर है ब्रावो, मार्क कर लेंगे आप। चलिए अब आता है पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, इसमें यूपीएससी ने इस बार पॉलिटी के क्वेश्चन भी मात्र 6 दिए हैं, ओनली हार्डली 6-7 क्वेश्चंस पॉलिटी के दिए हैं। अब ये पूछा गया है पार्ट थर्ड आपको पता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर है। ठीक है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि पार्ट थर्ड अगर आपके मौलिक अधिकार का वॉलेशन होता है, लिखा हुआ है देखो कि अगर वॉलेशन होता है तो आप कहां जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और इट कैन बी इंप्लीमेंटेड अगेंस्ट द स्टेट। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट सही हो गई। और यहां पर यह भी बोला है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के अगर कहीं सरकार एक्शन लेती है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, या फिर फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन एक्शन को भी वॉलेशन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स बताया है। और यहां पर यही बोल रहा है बट ऑल्सो बाइट्स इन एक्शन। तो ध्यान रखना, ये पार्ट थर्ड को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। वो देखना चाह रही है कि बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, क्या केवल उसने फंडामेंटल राइट्स रट कर आया है, या उसने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझा भी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन आंसर चार्ली। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको, मैं
क्लियर कर देता हूं, डोंट वरी। देखो क्या है, पार्ट थर्ड मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को लेकर उन्होंने पूछा कि अगर ये वायलेट होते हैं सरकार के एक्शन की वजह से तो इनको गारंटी दी गई है, बिल्कुल सही। दूसरे में क्या कह रहा है कि पार्ट थर्ड किसी भी इंडिविजुअल के अगर इन्फोर्स कराने होते हैं और अगर वो वायलेट होते हैं सरकार के एक्शन की वजह से या इनएक्शन की वजह से, दोनों कंसीडर किया जाएंगे। यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार ने एक्शन लिया है आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने के लिए, तो अगर इन एक्शन से भी, सरकार के कुछ ना करने से भी आपके मौलिक अधिकार अगर वायलेट हो रहे हैं तो भी ये कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेटा ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, ध्यान रखें। यहां पर मैंने पहले मेंशन कर दिया है, पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका कारण क्या है, इंडिया ने रेक्टिफाइड किया है बेटा, इंडिया हैज रेक्टिफाइड इट। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है अगेन पॉलिटी का है। आप मुझे बताएं फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड की बात कहां की गई है, तो ये बात की गई है आर्टिकल 39A में बात की गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाती है क्योंकि आर्टिकल 39 कैपिटल ए डीपीएसपी में आता है। सेकंड कह रहा है कि ये पुलिस वाले की ड्यूटी है वो किसी भी पास के नियरेस्ट लीगल एड के पास, यानी कि लीगल एड का मतलब होता है नियरेस्ट जज, न्यायपालिका के पास लेकर जाए। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, आर्टिकल 22 में भी इसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली। इसकी लैंग्वेज बच्चों को दिक्कत कर रही होगी एग्जाम में, क्योंकि यहां पर उन्होंने नियरेस्ट लीगल एड कमेटी दी थी और ये वर्ड को लेकर के बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि लीगल एड मतलब न्यायपालिका है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगेन यहां से आपसे पूछा गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ध्यान रखें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा और ये भी आपके पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है, आपकी 11th क्लास की किताब में इसके बारे में मेंशन है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगेगी। आपको उस पॉलिटिकल साइंस की किताब में इसकी पूरी डिटेल एक बॉक्स में मेंशन है एज इट इज, वहां से आप ये कॉपी कर सकते हैं, आप इसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। देखो यहां लिखा है असाइलम, तो रिफ्यूजी, असाइलम है ना, इन सब में क्या अंतर होता है, इमिग्रेंट में क्या अंतर होता है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट रील हमने अपने ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में डाली भी है, वहां चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड नेशन। अब कौन सी ऐसी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज 2 बार मिल चुका है, तो ध्यान रखें इट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कन्वेंशंस ऑन रिफ्यूजीज, यानी कि यूएनएचसीआर को एक 1954 में मिला था और आई थिंक सो एक 1981 में मिला था। तो आंसर है चार्ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका बायो का। आपसे पूछा गया है वैक्सीन को लेकर, तो बताएं जो वैक्सीन जब दी जाती है तो क्या वैक्सीन किसी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में एंटर करने से रोक सकती है? नो, वैक्सीन तो डेड और वीक जर्म्स होते हैं जो किसी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ लड़ते हैं तो एंटीबॉडीज बनाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है, और उस इंफेक्शन एजेंट को मारते हैं जब वो एंटर कर जाएगा, एंटर करने से रोकते नहीं है। तो दूसरी तीसरी स्टेटमेंट तो सही है, तो इसके पास इसलिए हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा बच्चों चार्ली। पहली स्टेटमेंट गलत है तो आंसर मैंने क्या लिख दिया 2 और 3। अगला, कौन सी ऐसे सेल्स होती हैं बॉडी में जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो मैंने आपको ब्लड में आरबीसीज पढ़ाए थे, ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईपीआर नहीं होता, तो वी हैव आंसर चार्ली। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, उन्होंने पूछा है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यही पूछा है कि जो प्लास्टिक का यूज है उससे कई प्रकार के एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका मेन रीजन इसको लेकर के करेक्ट क्या है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, माइक्रोबॉडीज। अब देखो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स होते हैं इनके अंदर कई प्रकार की माइक्रोबॉडीज होती हैं, जैसे ग्लायोक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ठीक है, और ये क्या करती हैं, इनमें जनरली एंजाइम्स होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, तो यही पूछ रहे हैं वो माइक्रोबॉडीज के अंदर क्या पाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। सलाइवा के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको बताया थे, अमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको मॉडिफाइड स्टेम के बारे में बताना है। स्टेम, और मैंने आपको बताया था कि जो तना होता है और जो जड़ होती है उसमें अंतर क्या है, जो जड़ होती है वो पॉइंटेड होती है, जबकि जो तना होता है वो राउंड होता है। तो यहां ध्यान रखना, पोटैटो
ऑनियन, गार्लिक, भले ही ऑनियन और गार्लिक ट्यूबर और बल्ब में के ग्रुप में आता है, लेकिन पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक ये सब स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम में आते हैं, ये रूट में नहीं आते। तो आंसर है चार्ली। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेटा इकोनॉमिक्स का है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपसे पूछा गया है इंडिकेटर्स के बारे में, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के इंडिकेटर्स हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ये जो SDF है, स्टैंडिंग डिपोजिटरी फैसिलिटी, ये 2022 में स्टार्ट की गई थी, तो इसका आंसर है ब्रावो। अगला क्वेश्चन फिर इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स से इस बार बहुत क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए हैं CDS के एग्जाम में, और डिटेल में दिए हुए हैं। जिसने इकोनॉमिक्स जिसने अच्छे से पढ़ी हो वही ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएगा। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के फिर मैं आपको बता दूं, पहली स्टेटमेंट सही है, 2022 में इंट्रोड्यूस की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इसका, ये SDF ने रिप्लेस किया है पहले चले आ रहे फिक्स रिजर्व रेपो रेट को। दोनों स्टेटमेंट यहां तक तो सही है, ठीक है। देख लेते हैं आगे। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, हाँ, अब जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा चार्ली। नेक्स्ट उन्होंने पूछा होल सेल प्राइस इंडेक्स। देखो भारत में जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो एक इंडेक्स निकाला जाता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज जो दी जाती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है किसको, अब आप उसमें लिखेंगे प्राइमरी आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? प्राइमरी आर्टिकल्स जो है इनको ज्यादा दी जाती है, या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, 22% वेटेज दी जाती है प्राइमरी आर्टिकल्स को। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर को दी जाती है 14%, और करीब करीब 63% दी जाती है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को। जब आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा फ्यूल एंड पावर को 14%, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को 22%, मैन्युफैक्चर सेक्टर को 63%। तो अगर आप इस तरह से आप देखें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ब्रावो, यानी कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही सही है। जबकि पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फ्यूल एंड पावर को ज्यादा वेटेज दी गई है। नहीं, सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी गई है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, तो आंसर हुआ ब्रावो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से देखो, ये आपका पूछा गया है रिलेटेड टू दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के इनमें सारी स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना। ये MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो यहां पर आप मार्क करेंगे, पांचों स्टेटमेंट सही है, हमारे पास इसका आंसर है डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो यहां पर आपको क्वेश्चन हमारे मतलब का कहां मिलेगा, हमारे मतलब का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक तो ये आ गया आपका ग्लोबल डिमिंग। ग्लोबल डिमिंग का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे हमारे एयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां पर जो एयर पार्टिकल्स हैं, एरोसॉल्स हैं, ये पार्टिकल्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वैसे वैसे फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकल, इसी को ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। तो आंसर इसका मार्क करेंगे बच्चों डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी एटलस को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। अरेबियन पेनिनसुला में जो है नियरली अबाउट 7 कंट्रीज आती हैं, तो इनमें से कौन सी नहीं आती? तो ध्यान रखना, जॉर्डन नहीं आएगी बेटा, इसमें बहरीन है, कतर है ना, कुवैत है, ओमान है, यमन है, ये सब UAE है, ये 7 कंट्रीज आती है, जॉर्डन नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए बेटा, करीब करीब 18 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एंटार्क्टिका में हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है, सभी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले एंटार्क्टिका का जो एलिवेशन है सबके मुकाबले ज्यादा है। यस, इसका एवरेज एलिवेशन करीब करीब 2500 मीटर का है बेटा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। और माउंट विंसन इसका हाईएस्ट पीक है, ये भी सही है, माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका। तो हमारे पास आंसर हो गया चार्ली। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में स्प्रेड है? तो इट इज नीलगिरी, जो कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में स्प्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर बच्चों ने बहुत मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी है। यहां आपसे पूछा गया करेक्टली मैच पेयर जो नहीं है, और बच्चों ने स्टार्टिंग में देखते ही अल्फा मार्क कर दिया। ध्यान रखें, रामनगर देखते ही बच्चों को लगा ये नैनीताल की बात कर रहा है। नो, दिस रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन जम्मू एंड कश्मीर बेटा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आंसर अल्फा है इसका। आप बाकी के करेक्टली मैच हैं, सब
चक्रशिला इज असम, नाहर इज इन हरियाणा, कान इज इन अरुणाचल प्रदेश, बाकी करेक्टली मैच है। ठीक है, तो देखा यूपीएससी ने कैसे घुमाया क्वेश्चन, कैसे कंफ्यूज किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 लक्षद्वीप को लेकर आ गया, और ये लक्षद्वीप को लेकर के आप समझ सकते हैं क्यों आया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए हुए थे, तो डेफिनेटली लक्षद्वीप न्यूज में था, तो यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है। वहां पर जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है कोकोनट की काफी ज्यादा है, ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखेंगे। 44 का आंसर हो जाएगा चार्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी को लेकर है। आपने सुना बैरियर आइलैंड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा एक ग्रेट बैरियर रीफ, तो समुद्र से थोड़ा सा दूर ही कोस्टल एरिया के पास ही आपको एक बैरियर सा मिलता है, जनरली ये सैंड के डिपोजिशन से बनते हैं। तो जो बैरियर आइलैंड है ये स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड होते हैं जो ऑफशोर थोड़ा सा दूर कोस्ट से दूर बनते हैं, सही है। लगून्स जो होते हैं, ऐसे में कितनी बार लगून्स का भी निर्माण हो जाता है, ये भी सही है। और ऐसे लोकेशन जो है किसी पॉपुलेशन के सेटलमेंट के लिए खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर सुनामी के खतरे होते हैं, स्टॉर्म्स के, साइक्लोन्स और हरिकेन्स के खतरे होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा, बिकॉज तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्लाउड्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। अब ध्यान देना, यहां पर भी थोड़ा सा ट्रिकी करा था ऑप्शन में यूपीएससी ने। अब देखो यहां पर उन्होंने एल्टोक्यूमुलस और साइरोक्यूमुलस दिया हुआ, बच्चे कंफ्यूज हुए, चार्ली हो गया डेल्टा। आप मुझे बताएं, उन्होंने बोला है पफी, तो पफी का मतलब क्यूमुलस तो कंफर्म है, पफी है, ठीक है। व्हाइट है तो व्हाइट का मतलब साइरो, साइरो क्लाउड्स क्या होते हैं? व्हाइट होते हैं। आइस क्रिस्टल किसकी प्रॉपर्टी है? साइरो नाम के क्लाउड्स की प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने हाइट देखो ना, हाइट उन्होंने 20,000 से 40,000 दी हुई है, वो एल्टो क्यों नहीं होती है? एल्टो तो 16,000 तक होता है, तो दैट्स व्हाई हमारे पास आंसर है साइरो, साइरो क्यूमुलस। और मैकरल स्काई से भी आप पता लगा सकते हो, मैकरल स्काई कौन बनाता है? साइरो क्यूमुलस क्लाउड्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रीम्स। अब देखो स्ट्रीम्स आपको बताना है कि नदियों का एक ऐसा पैटर्न जहां पर नदियां जो हैं इस तरह से जुड़ रही हों, ठीक है, जैसे कि कोई पेड़ की जो आपकी लीव्स की जो आपकी वेन्स होती हैं या जो ब्रांचेस होती हैं या फिर जड़ों की जो पैटर्न होता है, तो दिस इज डेंड्रिटिक पैटर्न। ये कैसा पैटर्न है? डेंड्रिटिक। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है पैटर्न लाइक अ वेन्स ऑन अ लीफ, तो ये आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। रेडियल पैटर्न का मतलब होता है चारों दिशाओं में बहना, ट्रेलिस पैटर्न का मतलब होता है जालीनुमा, और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है रेडियल का अपोजिट, अंदर की तरफ आने वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे बोला गया है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जैसे गेटवे है ना, तो गेटवे को लेकर के आपसे पूछा गया है। अगर आप ये 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा। आप इसको रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसके, ये एक्चुअल में किसी भी गेटवे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है तो उसके फीचर्स के बारे में बात कर रहा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इंपॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग। अब देखो चोला पेंटिंग्स, बृहदेश्वर टेंपल इज फेमस फॉर व्हाट, तो आप सीधा मार्क करेंगे शिव, शिव पार्वती इनके लिए फेमस है, तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्रावो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो जो रेलवेज हैं, रेलवे का डेवलपमेंट किया गया था इनिशियल स्टेज में जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिल सके, तो उनको कुछ लालच भी देना था, तो उन्होंने लालच क्या दिया? दैट यू विल गेट लैंड फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट सही। इन्वेस्टर को, यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशर्स ने यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हमारी कौन सी इंडस्ट्री को पहुंचाया? तो ध्यान रखेंगे इट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। किसको? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, अच्छा हाँ बोलो, रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, वही चल रही है। ठीक है, हाँ मैम लेंगी, ठीक है ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट।
फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई थी। यस, 1883 के आसपास ये एसोसिएशन बनी थी, सही है। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने प्लान किया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में रखने का, तो ये भी 1883 के आसपास है। ये 1885 में हुआ था और ये 1883 में। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अब यहां बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहा, लेकिन ध्यान रखें ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा चार्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को लेकर है हमारा। वैसे इसका आंसर चार्ली है बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके यहां उन्होंने पूछा है मेरके पार्टनरशिप को लेकर के, तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल, ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर के पार्टनरशिप करी गई है और इसमें प्राइवेट्स को भी इन्वॉल्वमेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, यहां पर प्राइवेट होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गई। दिस पार्टनरशिप इज गाइडेड बाय 2000 एजेंडा, यस, इसमें सारी स्टेटमेंट सही हैं। ये अगेन आपका करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन है, आप इसमें मार्क करेंगे आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन इंडिया द स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट्स एस इंडिविजुअल। अब आप इसको जब रीड करेंगे, तीनों स्टेटमेंट को आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आप मार्क करें ऑल थ्री स्टेटमेंट्स, इसमें भी आपकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, मार्क करें आप इसमें ऑल थ्री स्टेटमेंट। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस एंड इंटीग्रल वंस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ रीजनेबल मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी एडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स। देखो ये आपके क्वेश्चंस जो है पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस को मिक्स करके यूपीएससी ने दिया है, और हमारे आर्टिकल 21 में आप जब पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 34 टाइप से उस आर्टिकल 21 को स्पेसिफाई किया है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लिव में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आप मार्क करेंगे, आंसर टैली कर लेना, इसका आंसर है बेटा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर के आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ये भी आपके पॉलिटिकल साइंस में आपको एक पैराग्राफ में आईसीजे के बारे में दिया है। आईसीजे जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपने सुना होगा हेग में है, ठीक है, द नीदरलैंड्स। तो जो कोर्ट है इसमें कौन से मेंबर, जो मेंबर्स होते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो मेंबर कैन नॉट बी नेशंस ऑफ सेम स्टेट? यस, ये स्टेटमेंट सही है बेटा, ठीक है, सेम स्टेट के दो मेंबर नहीं हो सकते। जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 15। इन सब 15 को इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर चार्ली। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये भी जीके का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है रिलेटेड, अब ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भूनिधि विस्ता, इट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन सर्विस ऑफ सो एंड सो, इट इज इनेबल फॉर रिसोर्स सेट टू सेंटिनल एंड दिस सैटेलाइट्स। तो आप इसमें मार्क करेंगे, इसका आंसर है डेल्टा, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका G20 समिट को लेकर के, फिर से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और देखो आपके करंट अफेयर्स, बच्चे क्या बोलते हैं, सर पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स करने इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को सिलेबस चाहिए कम, लेकिन यूपीएससी आपको बता रही है कि बेटा केवल 6 महीने के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 1 साल के करंट अफेयर्स जीके के तौर पर भी याद करके जाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप मार्क करेंगे, यहां पर G20 समिट 2023 को लेकर पूछा गया है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो ग्रीन डेवलपमेंट, SDGs को लेकर, वुमेन लेड डेवलपमेंट, यस, ऑल 3 वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 समिट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेंगू फीवर। अब देखो बायो का क्वेश्चन है, यहां पर बच्चों ने ना ज्यादातर आंसर ना ब्रावो मार्क कर दिया। ये जो एडिनो वायरस है ना, ये एडिनो वायरस एक्चुअली में रेस्पिरेटरी डिजीज करता है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इस तरह के डिजीज करता है। लेकिन जो डेंगू है ना, ये फ्लेविराइबो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। आंसर इसका अल्फा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इजी था। ब्लड क्लॉटिंग, जैसे ही नाम आया आपको एकदम तुरंत मार्क करना चाहिए, आंसर चार्ली। प्लेटलेट्स ही क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि इनमें से, अब देखो यहां पर भी इजी है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। देखो जो पल्स है, अब पल्स का मतलब इट्स नॉट अबाउट द रिदम, इट्स नॉट अबाउट टॉक, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वॉल्स। वो आपका लब दब की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है जो नब्स नापी जाती है, तो नब्स में वो बीपी, वो प्रेशर नापा जाता है, तो वो प्रेशर जो नापा जाता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। किसका? एओर्टा और मेन आर्टरीज का। एओर्टा का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ही पल्स काउंट किया जाता है। ठीक है, आंसर 4 लिए। उसके बाद ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को यहां पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। आप ध्यान देना, जो एग के अंदर होता है, एग के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब आप एग को हीट करेंगे तो उसमें क्या सॉलिड बन जाएगा? प्रोटीन बनेगा। तो आंसर इसका ब्रावो है, वो प्रोटीन वो कन्वर्ट हो जाएगा ना बेटा। तो डी यहां पे लिखा देखो, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। थर्मल मतलब टेम्परेचर, डी नेचुरेशन किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट अगेन देखो आपका क्वेश्चन आ गया है इकोनॉमिक्स का, और यहां आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर कैप्चर्स। अब यहां पर ये पहला स्टेटमेंट गलत है, बास्केट ऑफ कॉमोडिटी की वजह से। ठीक है, और यहां बोला जीडीपी डिफ्लेटर में इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है, गलत, इन्फ्लेशन का रोल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्राइस इंडेक्स, अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आप यहां मार्क करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या? अ प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज। पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। इफ द प्राइस इंडेक्स वैल्यूज इतना 110 in 3 consecutive years, then the inflation rates in second and third years are 10%, 20%. ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, वी हैव आंसर अल्फा। इसका आंसर आप अल्फा मार्क कर लेंगे बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके। अब आप इसको रीड कर सकते हैं, देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 अगेन आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द इंडिया रिजर्व्स इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी या रिजर्व बाय अ नेशन। ये गलत है बेटा। ठीक है, फॉरेन करेंसी को होल्ड करने के लिए बेटा पैसा तो देना पड़ेगा ना। अगर आप कोई फॉरेन करेंसी खरीदोगे तो यू हैव टू पे समथिंग। तो इसलिए हमारे पास यहां पर भी आंसर क्या आ गया? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूस अ गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब यहां पर आपको बताना है जो गलत है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही गलत आ रहा है, तो इसमें आप आंसर मार्क कर लेंगे अल्फा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, मैं आपको इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, जीके और करंट अफेयर्स के जान पूछ करके डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूं, बिकॉज वी नीड एक्सप्लेनेशंस, अ गुड एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, जबकि बायो के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन या थोड़े बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कम एक्सप्लेनेशन में भी समझ में आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए आपको डिटेल वो चाहिए, जीके के लिए आपको पूरा उसका बैकग्राउंड बताना पड़ता है, करंट अफेयर्स के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, सो डोंट थिंक कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बताते जा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम पीरियड हमें वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्ट रखनी है, जिससे कि बच्चा जल्दी आंसर्स ले, क्योंकि बच्चे का इस समय फोकस है आंसर्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जीएसटी को लेकर के। अब देखो यहां पर आप ध्यान दें कि जो अमेंडमेंट नंबर 115, अमेंडमेंट बिल 115 जो आया था, ये आपका 2011 में आया था, एनडीए की सरकार के टाइम पीरियड में आया था। ये पहली स्टेटमेंट तो सही है, जिन्होंने अल्कोहल को जो है आउट रखा था जीएसटी के दायरे से। फिर अमेंडमेंट नंबर 122 आया था, ये आया था 2014 में, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, लेकिन ये जो उन्होंने बोला ना प्रीशियस मेटल्स आर टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 1%, ये गलत है। जो प्रीशियस मेटल्स है इनकी जो टैक्स रेट रखी गई है वो करीब करीब 15% रखी गई है, तो हमारे पास आंसर इसका क्या हो गया? चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, तेंदुलकर कमेटी को लेकर के पूछा गया है कि तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में इन्होंने वो करी थी, तो यहां पर आप ध्यान रखें, द कमेटी हैड यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट, और दूसरा कैसा कह रहा है, कमेटी हैड एंकर्ड द पॉवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स। नो, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर अल्फा। ठीक है, इसमें आप आंसर अल्फा मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो कि शेयर नहीं किए जाते स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो अगेन देख सकते हैं आप, ये फिर से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया बेटा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखें, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है ये स्टेट की होती है बेटा। ठीक है, जबकि बाकी के शेयर किए जाते हैं, तो इसमें आंसर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा। ओके, तो ये आपके जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है और ये वाले जो दो टैक्स हैं, ये दोनों शेयर नहीं किए जाते हैं, ये स्टेट के संग शेयर किया जाता है। नेक्स्ट अगेन आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। उन्होंने बोला है कि जो जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो वैल्यू होती है ऑफ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ goods and services produced within the territory of the country is called as GDP। तो उसी को लेकर पूछा गया कि GDP इनमें से किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पहला आपसे पूछा गया है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी? यस। उनका पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है काम में? यस। पर वर्कर प्रोडक्टिविटी कितनी है? यस। इसमें आंसर हो जाएगा डेल्टा। तीनों ऑप्शन सही है इसमें, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है M1। देखो ये इकोनॉमिक्स के ना, इकोनॉमिक्स में आपका आता है M1, M2, M3, M4। तो यहां पूछ रहा है कि M1 की डेफिनेशन में इनमें से कौन कौन सा आता है। तो आप ध्यान रखें, M1 की डेफिनेशन में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आता है, तो वी हैव आंसर चार्ली। ओके, नेक्स्ट फिर से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग को लेकर के इनमें से कौन सा गलत है। तो उन्होंने बोला नेट फैक्टर पेमेंट्स अर्न फ्रॉम अब्रोड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। आप मुझे बताओ, मैंने अभी बोला जीडीपी में क्या आता है? ऐसी इनकम जो भारत की सीमा के अंदर हमने कमाई हो। लेकिन अगर मैं इसमें इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देता हूं तो वो जीडीपी नहीं बनता। ठीक है, उसमें आपका फिर क्या आ जाता है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझे? एनडीपी, जीडीपी फिर एनडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां उन्होंने बोल दिया कि नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रोड, तो जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रोड को कैलकुलेट नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई वी हैव आंसर ब्रावो। तो हमारे पास उन्होंने गलत पूछा था, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ब्रावो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि इनमें से नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी। तो आप मुझे बताओ, अगर मानो डिमांड घट रही है, डिमांड धीरे 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 डाउन हो रही है ना, तो यानी कि जो आपकी इनकम है, या तो प्राइस राइज हो रहा होगा, इन्फ्लेशन हो रहा होगा, तो डिमांड घट रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास कर्व कैसा बनेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड घट रही है तो डिमांड के घटने से प्राइस इंक्रीज होना बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमारे काम का इसमें क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर, इसमें आ जाओ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहां पर उन्होंने बोला कि जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, तो उसके मुताबिक आइस कैप को हम किससे डिनोट करते हैं? EF से। बिल्कुल सही, क्योंकि कोपेन नाम के व्यक्ति ने क्या करा? 5 कैपिटल लेटर्स लिए, इनफैक्ट 6 कैपिटल लेटर्स लिए थे। उसमें E को उन्होंने बोला कोल्ड क्लाइमेट, F को बोला उन्होंने बोला आइस कैप। तो EF होता है आइस कैप का सिंबल। इसके बाद जहां पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा सिवियर होता हो, यस, और टेम्परेचर 0 से नीचे जाता ही नहीं है पूरे 12 महीने में, एवरेज टेम्परेचर भी, तो आइस कैप है आपका रीजन, टुंड्रा जैसा एरिया है। उन्होंने बोला दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन पीर पंजन ग्रेट हिमालयाज। अब देखो यहां पर कई बच्चों ने आंसर इसका मार्क किया होगा डेल्टा, पर अकॉर्डिंग टू मी आप देखो जो पीर पंजल और ग्रेटर हिमालयाज हैं, यहां पर ठीक है, यहां पर आपको EF जैसा मिलेगा, यहां पर आपको टेम्परेचर 0 से नहीं मिलेगा, पर आपको लगता है कि यहां पर 12 महीने ही बर्फ गिरी रहती है, यहां पर भी आपको थोड़ा सा टाइगा जैसा क्लाइमेट मिलता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ब्रावो। आंसर क्या होना चाहिए इसका? ब्रावो। ठीक है, क्योंकि पीर पंजल और ग्रेटर हिमालयाज में आपको टेम्परेट एल्पाइन जैसे फॉरेस्ट भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपसे पूछा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर के पूछ रहे हैं। देखो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इसने पूरी सोसाइटी को चेंज कर दिया था। ठीक है ना, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर दी थी। पहला स्टेटमेंट सही है। इन्होंने बोला पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी में हुआ, ये गलत है बेटा। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था 1700 और 1800 के 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। और तीसरा कह रहा है कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एडवांस इन आयरन, हाँ ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा चार्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलेशन। अब देखो इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसुलेशन। और हमारी पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी की शेप की वजह से इंसुलेशन हमारी पृथ्वी पर हर जगह डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो डिफरेंट होने की वजह से सेकंड स्टेटमेंट तो हो गई गलत, लेकिन पहली स्टेटमेंट सही है।
इंसुलेशन जो है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आती है, क्योंकि सूरज से आने वाली जो एनर्जी है वो शॉर्ट वेव है और पृथ्वी जो रेडिएशन निकालती है वो लॉन्ग वेव है, तो इसलिए हमारे पास आंसर इसका हुआ अल्फा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे जो मिएंडर्स होते हैं, देखो मिएंडर्स क्या होते हैं, मिएंडर्स ये होते हैं, आप मुझे बताओ मिएंडर्स का यू शेप के होते हैं? नो, मिएंडर्स तो एस शेप के होते हैं। कैसे शेप होता है मिएंडर्स का? एस शेप होता है, देखो इस तरह का, देखो ये एस शेप हो गया, ठीक है, एस शेप मिएंडर्स होते हैं, एक्सट्रीमली टाइट मिएंडर। बाकी की दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला कंफर्म गलत है, तो हमारे पास वैसे भी आंसर क्या आ रहा है इसका? चार्ली। ध्यान देना, हमारे पास पहली कंफर्म गलत है, तो पहली कंफर्म गलत होने की वजह से आंसर हमारे पास क्या आ गया? चार्ली, 2 और 3। अगला कह रहा है कि ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस कैसे नापेंगे? अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो ध्यान रखना, उसके लिए आपको टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो एटमॉस्फेयर को लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन डेप्थ में पूछ लिया, फैक्चुअल बेस पूछ लिया। उन्होंने बोला कि ये सब आपकी क्या है? ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस है ये हमारे टेम्परेचर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसका एवरेज रेसिडेंस सबसे ज्यादा है? तो इसमें आप आंसर मार्क करेंगे अल्फा। जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो रेसिडेंस है, एवरेज रेसिडेंस टाइम, इट इज 150 डेज, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का 120 डेज है और CFC का कितना है? 150 डेज। तो आंसर अल्फा मार्क करेंगे। नेक्स्ट BW। अब देखो BW, बी माने ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, और W का मतलब होता है एरिड, डेजर्ट, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? डेजर्ट क्लाइमेट। ब्रावो। तो इस बच्चे ने, जिसने भी मार्क किया है, कुछ कुछ जगहों पर तो आंसर सही मार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया IUCN। अब देखो जो वर्ल्ड वाइड इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो सूची तैयार की जाती है वो IUCN के द्वारा। आंसर इसका अल्फा बिल्कुल सही मार्क है। नेशनल वाटर नंबर 2 किसके बीच में है? तो ध्यान रखना, नेशनल वाटर वे नंबर 2 आपकी जीके की बुक में भी एक टेबल बना हुआ है और उन टेबल में मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ ये रिवर्स याद कर लेना कि कौन सा नेशनल वाटर वे कौन सी नदियों के बीच में है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र, सादिया, दुबरी, चार्ली। नेक्स्ट अगेन कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ध्यान रखना, एक तो बात की उन्होंने वेस्टलैंड की और एक उन्होंने बोला कल्चरेबल, यानी कि जो कल्टीवेट हो सकता है, लेकिन ऐसा लैंड जो पिछले 5 साल से कल्टीवेट नहीं हुआ, उसी लैंड को कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड के लिए कंडीशन क्या है? 5 इयर्स की। तो आंसर हमारे पास हो गया डेल्टा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारी पृथ्वी पे वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि पृथ्वी जब रोटेट करती है तो हर एंगल उसका जो एंगल बनेगा वो हर जगह सेम बनेगा। एंगल सेम बनने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां उन्होंने क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी हर लोकेशन के लिए क्या होती है? सेम, व्हाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। फिर लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। तो यहां पर हमारे पास आपको बताना था कौन सा सही है, तो आंसर इसका आप डेल्टा मार्क करना। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी वेरी करती है। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा। अब देखो राणा कुंभा जो है, ये इन्होंने जयदेव की जो गीत गोविंद, जयदेव के द्वारा किताब लिखी गई थी गीत गोविंद, उस पर कमेंट्री लिखी है, बिल्कुल सही। इन्होंने 4 ड्रामास भी लिखे थे, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे थे, ये भी सही है। और इन्होंने कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बनाया था। अब यहां ध्यान रखना, चित्तौड़ में 2 स्तंभ हैं, एक को आप बोलते हैं विजय स्तंभ और एक को बोलते हैं आप कीर्ति स्तंभ। तो जो कीर्ति स्तंभ है ये 12वीं शताब्दी में बना था, जैन समुदाय के लोगों ने के द्वारा बनाया गया था। जैन समुदाय के लोगों ने बनाया था कीर्ति स्तंभ, ठीक है, और ये काफी ऊंचा भी है, ठीक है, करीब 85 फुट का। विजय स्तंभ जो बनाया गया था वो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, वो 15 सेंचुरी में बनाया गया था और ये विक्ट्री की वजह से, जीत की खुशी में बनाया था इन्होंने। अब ये इसी विजय स्तंभ को कभी कभी कीर्ति स्तंभ भी बोल देते हैं। अगर ये उसी कीर्ति स्तंभ की बात कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास अल्फा होगा, और अगर ये बात कर रहे हैं उस कीर्ति स्तंभ की जो जैन समुदाय के लोगों ने बनाया था, तो तब इसका आंसर होगा चार्ली। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट कृष्णदेवराय के देखो, इनके टाइम पीरियड में 8 मेन प्रधान, अष्ट प्रधान रहा करते थे शिवाजी के टाइम पीरियड में, और कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में रहा करते थे अष्ट दिग्गज, 8 बड़े बड़े विद्वान, थिमन्ना, सोरोना, भट्टमूर्ति, तेनालीराम, पेदना। तो इनमें से कौन नहीं था? तो आप मार्क करेंगे सिद्धेश्वर वॉज नॉट देयर। अगला उन्होंने बोला है कि मामलपुरम में जो उस टेंपल में जो गुफाएं हैं उसमें कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है, जिनमें सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन की पोर्ट्रेट्स हैं। तो ये कौन से गुफाओं में? तो आप मार्क करेंगे आदिवारा।
आदिवारा की गुफाएं हैं मामल्लपुरम में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका भक्ति मूवमेंट। देखो नामदेव जो हैं उन्होंने सदर्न भक्ति को महाराष्ट्र में देखो इनका जन्म हुआ था, और ये भक्ति को जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ भी ले गए, और ये मोनोथीस्ट को और यानी कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, और इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को, जातिवाद के भेदभाव को खंडन किया है, बिल्कुल सही है। और ही वॉज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ कबीर। नो, ये फॉलोअर तो नहीं थे कबीर के, आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं फिलॉसफीज में। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रावो। अगला, अब ये आपसे पूछा गया है कि इंडियन मेडिसिन, अब देखो जो भारत की जो आयुर्वेदिक है और जो यूनान की आयुर्वेदिक है, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, पहला सही है। और इनफैक्ट क्या भारत की आयुर्वेद में स्मॉल पॉक्स के लिए क्या दवाई पहले से नहीं थी? तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल है सेकंड के बारे में, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से थोड़ा बच रहा हूं, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है पहली और थर्ड स्टेटमेंट राइट है। अगर अब उन्होंने देखो पूछा भी क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट, तो इसलिए मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वीर शैविज्म। वीर शैविज्म कर्नाटका साइड में जो है लिंगायत संप्रदाय, बसावन नाम के एक थे मंत्री, उनके द्वारा ये प्रचार किया गया था, और उनके जो टीचर्स थे उसमें रेणुका, दारुका, ये गलत है बेटा, इनके ये जो 5 टीचर्स ने उनमें से रेणुका, दारुका तो थे, बाकी के 3 नहीं थे। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। इन्होंने वीर शैव फिलॉसफी शक्ति विशिष्ट द्वैत, नो, ये रामानुजाचार्य की फिलॉसफी थी। अष्टवर्ण वर द 8 रूलर्स, हाँ, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए आंसर मैंने मार्क किया इसका डेल्टा। कश्मीर में शैविज्म को प्रोपाउंड किया था अभिनव गुप्ता, एक व्यक्ति और थे अभिनव गुप्ता के साथ, ठीक है, अभिनव गुप्ता और एक व्यक्ति और थे, मैं नाम भूल रहा हूं पर ध्यान रखना, शैविज्म को कश्मीर में प्रोपाउंड करने वाले अभिनव गुप्ता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पढ़ा हो। तो फिलहाल मैं फिर भी आंसर इसका बता रहा हूं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर डेल्टा। अगला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का। आपको पता है आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भारतीय आत्मा, भारत के संविधान की होल सोल, आत्मा, अंतरात्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आंसर इसका डेल्टा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसा कौन सा केस था जिसमें रिट पिटीशन फाइल की गई थी कि राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है? तो इसमें आप मार्क करेंगे जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट में आप ध्यान रखें, प्रियम्बल में कुछ चेंजेस किए गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ध्यान देना, ये पहली स्टेटमेंट तो गलत है, लिबर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन यहां पर यूनिटी ऑफ नेशन को चेंज कर दिया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, दैट्स व्हाई वी हैव आंसर ब्रावो। अगला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा फिर डिटेल में क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट कितना याद करें? अब यूपीएससी ने बता दिया याद करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको जो दिया गया है ना ऑप्शन, ये सारे सही हैं, ऑल दी ऑप्शंस आर सही है, सब स्टेट लिस्ट के दायरे में आते हैं, तो आंसर इसका डेल्टा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7th एडिशन इंडियन ओशन का कहां हुआ है? तो आप मार्क करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। नेक्स्ट, इसके बाद आपको, अब ये आपका फिर से पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका आंसर आप मार्क करेंगे चार्ली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस इतना, ये इमैनुअल कांत ने कहा था। स्वराज के बारे में महात्मा गांधी जी ने टिप्पणी करी थी। आंग सान सू की ने फियर के, काफी साल जेल में रही थी, तो उन्होंने बोला था फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपने सुना होगा, हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी ही किताब लिखी गई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एट ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन सर्वशक्ति जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट को फ्लश आउट करने के लिए चलाया गया, अगेन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के लिए कौन से 2 शहर चुने गए हैं? तो इंदौर एंड सूरत। इसके बाद डीआरडीओ ने जो इंडिजिनस भारत में निर्मित असॉल्ट राइफल डेवलप किया, उसका नाम क्या है? उग्रम। इसके बाद उन्होंने बोला है योगेश सिंह, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो किससे संबंधित है? शूटिंग में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि जो रिनाउंड क्लासिकल सिंगर है प्रभा आत्रे, तो वो कौन से घराना? तो किराना घराना, इसमें आप मार्क करेंगे अल्फा आंसर। उसके बाद कमांडर इन चीफ, तो ये भी आपको पता है, एक थे सैम मानेकशॉ, आपने सुना होगा, है ना। और यहां पर बात कर रहा है वो फील्ड मार्शल की, तो फील्ड मार्शल जो कमांडर इन चीफ थे वो थे के.एम. करियप्पा। इसके बाद उन्होंने बोला इंडियन आर्मी के द्वारा एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम की जो लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो आप मार्क करेंगे संभव। फिर उन्होंने बोला आरसीईपी,
RCEP जो है इट इज कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एशियन मेंबर्स, ठीक है। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 114 का। तो आप इसमें आंसर मार्क करेंगे, दोनों सही है बेटा, ठीक है। यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इंडिया ने RCEP से आउट ऑप्ट किया है, ओके। तो इसका आंसर आप चार्ली मार्क करेंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री के संग, लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर के, तो आंसर आप मार्क करेंगे अर्जेंटीना, ओके। नेक्स्ट, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, तो ईरान इज अ परमानेंट मेंबर, और आपसे पूछा गया है कि वन ऑफ द गोल ऑफ SCO इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल नॉन। ये पहला वाला गलत है बेटा, ये इसका गोल नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका आप मार्क करेंगे ब्रावो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ICC अंडर 19। अब देखो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट मैच हुआ था, और ये कहां हुआ था, ये साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया इसमें जीती थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका आप आंसर मार्क कर लेंगे बेटा चार्ली। नेक्स्ट, वो कह रहा है, अब देखो ये जीके का क्वेश्चन है, आप मार्क करना, ये जीके का क्वेश्चन है। भारत रत्न जो दिया जाता था, ये शुरू किया गया था 1954 से, ठीक है। और अवार्ड में ऐसा कोई मॉनेटरी का मतलब कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात नहीं की गई है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर ब्रावो। अगला क्वेश्चन आपका है करंट अफेयर्स का। उन्होंने बोला कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2023, उसके मुताबिक इंडिया क्या 40th प्लेस में आया। यस, इंडिया ने राइज किया है अपना पहले के मुकाबले, यस। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आप 40 मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो यहां आपसे पूछा गया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लेकर कि ये एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिस्पॉन्स है, बिल्कुल सही बात। इट प्रमोट्स प्लांटेशन ऑन वेस्टलैंड एंड रिवर कैचमेंट एरियाज, की ज्यादा से ज्यादा जो है एफॉरेस्टेशन किया जाए, सही बात। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिससे कि केरोसिन ऑयल को रिप्लेस किया जा सके सोलर पावर से रूरल पुअर को लेकर के। ये गलत है, यहां पर ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पहली दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को लेकर, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ब्रावो। तो बच्चों फिलहाल मैंने कम समय पे कोशिश करी है कि आपको सारे आंसर्स और वो भी ऑथेंटिकेट आंसर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊं। तो अब जीएस के बाद इंग्लिश के आपके जो आंसर्स हैं, इंग्लिश मैम इज गोइंग टू कम, और वो आपको इंग्लिश के सारे आंसर्स डिटेल एक्सप्लेनेशंस जैसा भी है मैम आपको प्रोवाइड कराएंगी। तो आप हमारे संग जुड़े रहें, और हमारी ऑथेंटिकेट आंसर्स से आप अपने जो मार्क किए थे आपने एग्जाम में उसको टैली करें, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपका पेपर क्लियर हो रहा है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर SSB। और फिर मेरी तरफ से आखिरी में बस यही एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, हमारी आप इस ग्राउंड जीरो की फैकल्टी के संग आप जुड़े रहें और पेपर पैटर्न को थोड़ा स्टडी करें। हम बहुत जल्द हम टीचर्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं पेपर एनालिसिस, पिछले 4 to 5 इयर्स का यूपीएससी कैसे पेपर पैटर्न को चेंज कर रही है। और आपको मैं यही बार बार फोकस करने के लिए बोलूंगा कि आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर जोर डालें, रीडिंग की आप हैबिट बनाएं, क्योंकि टीचर्स कैन एक्सप्लेन, आपको खुद उस मैटर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन देती है उसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। चलिए, टिल देन जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, Jai Hind students, so how was your CDS paper? I know patterns were changed, sir. There were some new sections added and there were some previous sections as well, जैसे ordering of words, ordering of sentences, passages थे, errors थे, antonyms, synonyms, idioms were there, but उसके अलावा कुछ commonly used words and जैसे एक हमारे सामने section खुला हुआ है matching list आ गया। Now basically matching list में इन्होंने क्या करा है, they have given you some commonly used words जो हम फॉरेन वर्ड्स हैं, दीज आर फ्रेंच वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स है, बट हम इंग्लिश में इनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन यू। अब इनको करने का बेस्ट तरीका यही था कि आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हैं। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द 4 वर्ड्स, अगर आपको 2 के भी पता है तो आप देख सकते थे किन ऑप्शंस में उन 2 वर्ड्स के मीनिंग करेक्ट दिए गए हैं, तो आप उनको ऑप्शंस में रखते, बाकी को एलिमिनेट करते, तो थोड़ा सा आंसर तक पहुंचना सिंपल हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आई विल quickly tell you the answer key so you can see what have you marked. Okay, now see the first one. First का correct answer है B, right? The answer to question number 1 is B. Now see, alibi क्या होता है? Basically proven fact. अब हमें पता है कि D का correct answer होगा 2. अब D2 या तो A में है या B में है, आप देख सकते हैं C और D में नहीं है,
तो ये हो गए एलिमिनेट, तो या तो करेक्ट आंसर ए है या बी है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। नाउ द सेकंड वन, ऑलराइट, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, ऑलराइट। सेकंड का करेक्ट आंसर है ए का करेक्ट मीनिंग है 3, बी का करेक्ट मीनिंग है 4, लाइक फैक्टा नॉन वर्बा मीन्स डीड्स नॉट वर्ड। तो अगर आपको मान लीजिए यही पता था तो आप ये रिलेट कर सकते थे कि बी का 4 होना चाहिए। अब बी का 4 या तो सी में है या ए में है, करेक्ट आंसर इज ए। सो दिस इज हाउ यू हैड टू डू इट, ऑलराइट। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, नाउ सी, कॉन्सेर तो हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं, आई हैव टॉट दिस वर्ड इन वोकैबुलरी एज वेल। अब जैसे ए का 4 होना चाहिए तो आप पे 2 ऑप्शंस रह गए, या तो सी या डी, तो ऑटोमेटिकली आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। देन द नेक्स्ट वन, दैट इज, let us come to the next question, all right, that is question number 4. okay, here it is. now see, deja vu बहुत commonly यूज होता है। deja vu का मतलब होता है ए का अगर आप मैच करेंगे सेकंड, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस द प्रेजेंट, दैट इज डेजा वू। अब मुझे पता है ए का 2 होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, अब आप देखिए A2 या तो बी में है या सी में है, ए और डी में नहीं है। यस, द करेक्ट आंसर हियर वुड बी, सॉरी, ए का वेट जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, यस, ए का 2 होगा, सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी A, B, C, D. We will go with C as the correct answer. So इस तरीके से आपको मार्क करना है। Then the next one, that is the 5th one. Now see, this is the word. Now see, maison होता है house basically. So as far as I know, इसका देखिए, जो अगर आप देखेंगे C का correct answer होना चाहिए 4, right? C का 4, अब आप देखिए C4 या तो सी में है या डी में है, ए में और बी में नहीं है। सो यस, द करेक्ट आंसर हियर वुड बी, सॉरी, C4 में है, तो या तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। कुछ वर्ड्स के हमें मीनिंग पता है, कुछ के नहीं पता। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए एंड यू गेट टू द मीनिंग। ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, now adaptation of borrowed words, kind of vocabulary ही है। now the meaning of aplomb is self confidence, so correct answer here is B, aplomb का meaning है self confidence। then 7th word, that is condign, इसका मतलब होता है punishment appropriate to wrong doing। root word apply कर सकते थे, जैसे con is a root word basically, so उस हिसाब से हमें meaning पता चल गया। जैसे condemn होता है con से शुरू होता है, कॉन्फिस्केट होता है con से शुरू होता है, कन्विक्ट होता है con से शुरू होता है। सो थ्रू दैट root word you could have got to the meaning of the word. Then the next one, 8th का correct answer है A, not wanting to or able to communicate, incommunicado, communicate और in root word आ गया। बेसिकली ये root words ही हैं, इसमें काफी root words लगे हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ देखना था root words का correct usage, all right? So this is what you had to do in this. Then question number 9, all right, gastronomy is option number D. It is art and science of fine food and eating. बहुत स्टूडेंट स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कर कर आए हैं, वो गैस से रिलेट कर कर आए हैं, बट नो, दैट आंसर इज रॉन्ग। देन 10th, expatriate, अगेन ex रूट वर्ड है, बाहर कर देना। सो expatriate का मतलब होता है बी, रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। सो ये सारे रूट वर्ड्स ही थे, रूट वर्ड्स बेसिकली आ गए हैं आपको इस तरीके से इस बार एग्जाम में। देन द नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स काफी सिंपल थे, ऑलराइट। 11th का करेक्ट आंसर इज डी, शी वॉज एडवाइज्ड बाय हर कोच टू गेट बैक टू फॉर्म होगा, गेट ऑन गेट अलोंग नहीं होगा और ना ही गेट डन होगा। नेक्स्ट इज शी सेड गुड बाय एंड ट्रिप्ड ऑफ अलोंग द रोड होगा। 12th का करेक्ट आंसर इज सी, ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है टू सेट ऑन अ जर्नी, कहीं घूमने निकल जाना। Then the next is 13th, the team reported that they had poured over
Correct answer is A. Poured over the contract with tooth and comb before forwarding its recommendation. Means उसको अच्छे से पूरा study करना. Then the next one, 14th. The boisterous crowd dashed with its merrymaking even amidst pouring rain. Carried on होगा, carried out तो investigate होता है, ये गलत है. Correct answer is C. 14th का correct answer C है, carried on. 15th का correct answer है A. सेट अपॉन का मतलब होता है बेसिकली अटैक्ड. अब देखिए सेटअप मतलब कोई चीज अरेंज करना, सेट अलोंग और सेट डाउन भी गलत है. करेक्ट आंसर यहाँ पर है सेट अपॉन. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स. इसमें जैसे स्पेशली जैसे होमोनिम्स हैं, पेयरिंग वर्ड्स, उसी तरीके से दे दिया है, थोड़ा सा चेंज करके. जैसे स्पेशली एंड स्पेशली को यूज करा गया है. अब आपको बताना है कौन से सेंटेंस में करेक्ट है, कौन से में रॉन्ग है, या दोनों में करेक्ट है या दोनों में इनकरेक्ट है. तो जैसे पिछली बार एक बार होमोनिम्स पेयर्ड वर्ड्स आए थे, ये उसी को दिया गया है बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. नाउ 16th का करेक्ट आंसर है डी. ओके, यहाँ पर स्पेशली और स्पेशली दोनों सही है. स्पेशली नोटिसेबल, किसी चीज पे फोकस डालना, और स्पेशली होता है खास, स्पेशली ऑन डेज मतलब खास उन दिनों में. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Then the next one 17, between और among का डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे. 17th का करेक्ट आंसर B है. ऑलराइट, 17th का करेक्ट आंसर B है. इसमें S1 गलत है क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप्स नहीं है, तो बिटवीन यहाँ इनअप्रोप्रिएट लग रहा है. और S2 करेक्ट है स्टेटमेंट. among them the two मतलब बहुत सारों में से वो दो, तो among का यूसेज यहाँ पे करेक्ट है. Then let us come to the next one, that is 18th. 18th का correct answer is delta. Both S1 and S1 are right. We shall have to present ourselves, future perfect tense, and they will need to get their act together if they wish. ये भी correct है, so दोनों ही S1 S2 यहाँ पर correct हैं. So both statements are correct. Then 19th, since का basically usage आपने देखना है सही है या गलत है. So 19th में B is the correct answer. See, S1 में गलत है क्योंकि यहाँ for होना चाहिए था, for a long time होना चाहिए duration. S2 में since का usage correct है, so correct answer is B. S1 is wrong and S2 is right. Then the next one, that is 20th. The teacher inquired whether there is any problem with the question paper. He asked her whether she had some pets. इस क्वेश्चन में S1 करेक्ट है, ओके, बट S2 गलत है. सम पेट्स एट होम गलत है, इंटरोगेटिव है, एनी ही होना चाहिए था. यहाँ सम और एनी का डिफरेंस है बेसिकली एडजेक्टिव्स का. सो करेक्ट आंसर इज ए. सो these are the answers to this section, commonly used words. Now let us move to the next one. Okay, all right. Now next section is antonyms. Basically this is antonyms, opposites है, simple थे. इक्वानिमिटी ये पहले भी आया हुआ है. इक्वानिमिटी का ऑपोजिट होगा एजिटेशन. ओके, इक्वानिमिटी होता है जैसे कंपोजर, पीस. अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करें तो आप देखेंगे ट्रैंक्विलिटी, कंपोजर, प्लेसिडिटी, तीनों का मतलब एक ही है, माइल्ड, पीस, सीरीन. तो एक ऑप्शन बचा एजिटेशन. वेहमेंट भी पास्ट ईयर वर्ड है, सिंपल था. इसका करेक्ट ऑपोजिट होगा बी. he had been vehement in opposing the idea means very very enthusiastic, eager. तो ऑपोजिट हो गया सबड्यूड. अगेन रूट वर्ड सब मतलब दबा हुआ, माइल्ड. सो करेक्ट आंसर इज बी. देन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. ही इंडल्ज इन नेफेरियस एक्टिविटीज. नेफेरियस एक नेगेटिव वर्ड है, ऑलराइट. सो इसका जो ऑपोजिट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एडमायरेबल, सी, बिकॉज ए भी रूट वर्ड नेगेटिव होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी जो दो ऑप्शंस हैं ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं. करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, एडमायरेबल. इंडिजेंट, अगेन अ वेरी वेरी कॉमनली यूज वर्ड. इंडिजेंट मीन्स पुअर, सो ऑपोजिट हो जाएगा रिच, वेल्दी, दैट इज अफ्लुएंट. सी करेक्ट आंसर है. एंड देन 25, टर्बुलेंट बहुत कॉमनली यूज होता है, नॉइजी, डिस्टर्बिंग. तो ऑपोजिट हो गया सी, ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस. अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे तो आप देखेंगे दिस वर्ड ये इसके सिनोनिम्स ही है. और डेजोलेट में तो SOL है, इसका मतलब होता है अकेला छोड़ना. तो ऑपोजिट इज पीस. सो टर्बुलेंट का ऑपोजिट पीस. सो ये एंटोनिम्स थे. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, फिलअप्स हैं, सिंपल थे, ग्रामर बेस्ड हैं, ऑलराइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. I shall not be going to the theater if it snows. C is the correct answer.
डैश देन 100 पैसेंजर्स, ये मैंने बहुत बार क्लास में भी बताया हुआ है आप लोगों को स्टूडेंट्स। काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, देन है, कंपैरिजन है, तो फ्यूअर होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी नो फ्यूअर। देन ईच ऑफ का रूल लगेगा क्वेश्चन नंबर 28 में, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स इज होगा, दैट इज सिंगुलर वर्ब, each of these paintings is, then this is an area of extremely dense population होगा, totally tangibly या languagely गलत है। then next would be question number 30th, reading ability in young children is affective, is लगेगा, singular लगेगा और verb लगेगा affected, correct answer is D। so basically these are the answers which you have to check out, but they are very simple one, I am sure सब ये correct कर ही आए होंगे। then the next is 31, she had faced almost insurmountable difficulty in arranging the funds for the event, okay। then next 32 would be C, our school building is deeply dilapidated, dilapidated means बुरी condition में होना, deeply मतलब बहुत ज़्यादा। then the next one, the criminal on the run managed to evade means वहां से भाग जाना, निकल जाना, बच के निकल जाना, तो evade, escape basically। and I am embarking, correct answer is B, I am embarking on the ambitious project of learning one new language every year, means I am focusing on it, मेरा ये एक वो हो गया है, एक aim हो गया है, right। so fill in the blanks थे, again very simple थे। let us move to the next section now, okay। idioms भी जो दिए गए हैं ऐसे हैं कि हम इनको बहुत कॉमनली यूज करते हैं। जैसे पहला है वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, हमने क्लास में भी करा हुआ है, ट्रेंडिंग ऑन एक्शेल्स, तो सेम है। तो इसका मतलब है कि ए है इसका करेक्ट आंसर। केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स मीन्स जब आप बहुत सावधानी से कोई काम कर रहे हो कि दूसरा पर्सन हर्ट ना हो। नेक्स्ट इज फेदर योर ओन नेस्ट, फेदर योर ओन नेस्ट का मीनिंग है बी, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स, मतलब अपना ही पेट भरते रहना, दूसरों का चाहे नुकसान हो जो भी हो, यू जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ। देन नाइदर फिश नॉर फाउल का करेक्ट आंसर ए है, ये आपको ऑप्शन से भी पता चल रहा है, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासिफाई। नाइदर फिश नॉर फाउल का मतलब जब किसी भी चीज को आप आसानी से डिस्क्राइब या क्लासिफाई नहीं कर सकते। Then 39, elephant in the room का correct answer C है, the obvious problem that is being avoided means हमें पता है कि हमारे सामने अगर हाथी है हम obviously उसको बाहर निकालेंगे, हम नहीं निकाल रहे हैं, दिख रहा है मतलब प्रॉब्लम हमारे सामने है बट हम सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। एंड द लास्ट वन 40th would be the ship has sailed, the opportunity has passed, मतलब अब तो शिप निकल गया ना, what will you do at the port, your chance has gone। so काफी सिंपल idioms थे, इनको भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स हैं। ओके, सिनोनिम्स अब देखिए एक्सिलरेटिंग, अगेन ये आपको पास्ट ईयर का ही वर्ड आया है, एक्सिलरेटिंग पहले भी आया हुआ है। एक्सिलरेटिंग का सिनोनिम होगा थ्रिलिंग। नेक्स्ट डीकैपिटेटेड, ओके, डीकैपिटेटेड का मीनिंग है बी हेडेड, मतलब सिर काट देना। ओके, देन नेक्स्ट 43 डिंजी, डिंजी का मतलब है डार्क एंड डर्टी, द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स मींस डार्क एंड डर्टी, वेरी full of moisture and all. Then Keshav had planned the event with fastidious care means with a lot of care, means a careful planning. So yes, the correct answer is C. और अगर आप eliminate भी करते तो inattentive, boring, uninteresting, similar words है। Then next is 45 debilitating का synonym हो गया crippling. Her left leg was paralyzed due to a debilitating disease means basically a disease जिसने उसका बिल्कुल ही मूवमेंट ही बंद कर दी है लेग की, यू नो, काइंड ऑफ दैट, अ सीरियस वन बेसिकली बट नॉट फेटल। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। कोरिलेटिंग सेंटेंसेस, अब ये नया सेक्शन एक आ गया है, इसमें आपने क्या करना था, आपने सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को पढ़ना था और आपको देखना था कि ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, मतलब अगेंस्ट हैं, या राइम कर रही हैं एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही है, या एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, उसी को एक्सपैंड मतलब एक्सप्लेन कर रही है। दिस इज व्हाट यू हैड टू डू। अब कोरिलेटिंग एक्सरसाइज में 46 का करेक्ट आंसर इज ए, बेसिकली
फर्स्ट S1 में सिविक्स के बारे में बताया गया है और S2 में उसी को एलैबोरेट करा गया है, सो इट इज एक्सपैंडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. 47th में का करेक्ट आंसर इज C, offers a contrast, because 47th में बताया गया है China has made rapid economic strides but at the cost of democracy. इंडिया ने ऑपोजिट कराया है, followed a path towards rapid economic growth but by adding the norms of democratic polity by not at the cost of democracy. तो मीन्स उसको उसने कॉन्ट्रडिक्ट करा है, so offers a contrast. 48th में S1 है और S2 है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. इसका करेक्ट आंसर है B, डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट वन. एक्सियम होता है ऐसी चीज जो लोगों को सही लगती है, जैसे हर चीज प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए. अब आप देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल. देन अगेन when it comes to matters related to field of human rights, position should be based solely on principles. तो ये एक फैक्ट है जो लोगों ने मान लिया है कि ये सब चीजें प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी एग्री टू. सो डेवलप्स एन एक्सियम बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट. देन क्वेश्चन नंबर 49th का करेक्ट आंसर है C, provides an analogy for the first one. Now see, analogy हो गया सेम पाथ पे जाना. बेसिकली जब दो अलग अलग चीजें हैं बट वो मिलते इंटरसेक्ट करते हैं, वो मिलेंगे एक ही पॉइंट पे. अब द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा वाज अडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय टॉल्स्टॉय. सेकंड में लिखा है मच इन द सेम वे गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉल्स्टॉय इन द यूनाइटेड स्टेट्स. Martin Luther King Jr. shaped his rights movement based on Gandhian. Means Martin Luther King shaped his civil rights based on Gandhian movements, and Gandhiji basically he adopted the concept of ahimsa when it was introduced by Tolstoy. तो एक ने एक को फॉलो करा, दूसरे ने उसी को फॉलो करा, राइट. गांधी जी ने किसी और को करा तो किसी और ने वापस गांधी जी को करा. This is basically analogy. So correct answer is C. And the last question, question number 50th. ओके इसका करेक्ट आंसर B है. फर्स्ट में आपको बताया गया है अबाउट अ पर्सन बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया व्हाटएवर XYZ, एंड सेकंड उन्हीं को एक्सप्लेन करा गया है एज कैप्टन ही हैज वन कंसिडरेबली मोर मैचेस. सो बेसिकली प्रेमाइज फॉर द फर्स्ट मींस प्रेमाइज का मतलब होता है बेस. सो यस, स्टेटमेंट नंबर 2 इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट नंबर 1. तो इसका करेक्ट आंसर B है. सो इसमें आपको सिर्फ यही करना था, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए और ऐसे सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स. इसमें काफी रिपीटेटिव भी आए हैं. ओके कुछ लास्ट टाइम भी जब पेयर्ड वर्ड का सेक्शन आया था CDS में, प्लस पिछली बार NDA में भी आया था, तो काफी वर्ड्स वही आ गए हैं सिमिलर. अब जैसे पहला है 51, इसका करेक्ट आंसर है C, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट पहला वाला कॉम्प्लीमेंट है तारीफ करना, दूसरा होता है जब एक चीज दूसरे से इजीली मैच कर रही है. नेक्स्ट इज 52. 52 का करेक्ट आंसर है A, डिफाई मींस टू कॉन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, एंड डिफाई मींस टू अपोज. ये पास्ट पेपर का ही है, पिछली बार CDS में सेम क्वेश्चन आया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, स्टेशनरी. पहला वाला ERY स्टेशनरी होता है, जैसे पेन पेंसिल आप खरीदते हो वो वाला स्टेशनरी हो गया, और दूसरा वाला बेसिकली स्टेशनरी होता है टू स्टैंड एट वन प्लेस, टू बी स्टिल. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया C. ओके देन नेक्स्ट 54th, अगेन ये पास्ट ईयर का ही है, कॉम्प्लिसेंट एंड कॉम्प्लिसेंट. पहला वाला कॉम्प्लिसेंट है ईगर टू प्लीज समवन, जब आपका एक काइंड नेचर होता है, सबको खुश करना चाहते हैं, और दूसरा वाला कॉम्प्लिसेंट है ओवर कॉन्फिडेंट होना अबाउट योर सक्सेस और एनीथिंग. सो अगेन पास्ट ईयर का ही है ये भी. इसमें अभी और क्वेश्चंस भी हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट सिंपल. ओके ओके फर्स्ट इज इंक्वायरी एंड इंक्वायरी. ओके 55, क्वेश्चन नंबर 55. पहला वाला इंक्वायरी है टू सीक इंफॉर्मेशन और दूसरा है टू इन्वेस्टिगेट. तो इसका करेक्ट आंसर है A. देन 56 का करेक्ट आंसर है C. मास्टरफुल मीन्स लीडर लाइक क्वालिटीज होना, एंड मास्टरली मीन्स स्किलफुल होना. सो करेक्ट आंसर इज C. बॉर्डर एंड बॉर्डर, इसका करेक्ट आंसर A है. BOAR, जैसे बोर्डिंग बोलते हैं ना, हॉस्टल में जो रहते हैं तो उनको बोर्डर्स कहा जाता है, फूड एंड लॉज रेजिडेंट.
एंड बॉर्डर हो गया जैसे सीमा, तो बाउंड्री. देन नेक्स्ट इज 58. ऑलराइट, 58 का करेक्ट आंसर है ए. कॉन्करेंट मीन्स अकरिंग एट सेम टाइम एंड कंसेक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर अनदर, सबसेक्वेंट, एक के बाद एक, फॉलोइंग. एंड द नेक्स्ट वन 59. 59 का करेक्ट आंसर बी है. एपिटैफ होता है वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्बस्टोन. एंड द नेक्स्ट वन एपिथेट का मतलब होता है फ्रेज एक्सप्रेसिंग, बेसिकली एक फ्रेज को यूज करना किसी को एट्रीब्यूट करने के लिए. सो करेक्ट आंसर इज बी. एंड द नेक्स्ट वन 60th. डिसकंफर्ट होता है जब हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम बैठे हैं बट हम कंफर्टेबल नहीं है, कोई कंपनी में हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, सो मीन्स अनईज होना. एंड डिसकंफर्ट होता है एम्बैरेस. इसमें भी एलिमिनेशन मेथड फॉलो करता है. मान लो डिसकंफर्ट का मीनिंग पता है क्योंकि कॉमनली यूज होता है, तो वो ए बी ए सी और डी कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी में है. तो करेक्ट आंसर इज डिसकंफर्ट मीन्स अनईज. ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी. तो अगेन एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप एलिमिनेशन मेथड ट्राई करें, इट रियली हेल्प्स इन एग्जाम्स. ओके, देन द नेक्स्ट सेक्शन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स. ये भी सिंपल थे, यू कुड हैव डन इट, इतने मुश्किल नहीं आए थे इस बार. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बेसिकली. ओके, आई क्विकली टेल यू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. 61 का करेक्ट आंसर सी है. ऑलराइट, प्लीज आप आंसर्स चेक करते रहे साथ साथ. 62 का करेक्ट आंसर है ए. देन 63 का करेक्ट आंसर है डी. ओके, देन नेक्स्ट पेज 64th. 64th का करेक्ट आंसर है सी. 65 का करेक्ट आंसर है डी. देन 66 का करेक्ट आंसर है सी. 67 का करेक्ट आंसर है बी, और ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 67. देन नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है सी. एंड लास्ट क्वेश्चन 70th का करेक्ट आंसर है ए. सो दीज आर ऑल ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स जो हर बार आते ही हैं. सो आई हैव टोल्ड यू द करेक्ट आंसर्स टू दिस. नेक्स्ट सेक्शन प्लीज. ओके, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी इस बार बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, सिंपल थे. ओके, 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर है A. And question number 74 का correct answer is also A. Okay. Then question number 75. Question number 75 का correct answer है, let's go to the options. Option number B. ओके, 75 का करेक्ट आंसर बी है और 76 का करेक्ट आंसर है डी. ओके, देन द नेक्स्ट वन. ओके, 77 का करेक्ट आंसर है सी और 78 का भी करेक्ट आंसर है सी. If you have any doubts, you can also write in the comment section and I'll get back to you. Okay, then the next one. Okay. All right. 79th question. 79th का students correct answer है option number A और 80 का correct answer भी है option number A. Please check.
All right, students, now let us come to the next section. The next section is prepositions and determiners. ये भी हमेशा आता है और इस बार बहुत simple prepositions आए हैं. Very, very, very basic and simple questions. All right. Now the first one, I don't like working at night होगा. The correct answer is B. It is at night. Then I'll see you in the morning. बहुत simple questions हैं. Then next, there is a mark on the wall होगा. Shalini usually goes to work by bus होगा, mode of transport के लिए. And 85, she has always been very polite to me होगा. So correct answer is C. तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत simple questions आए हैं. Then the next one, 86, I am fed up with you. Correct answer is delta. Then we had a discussion about this project होगा. She is capable of winning the race. So correct answer is C. Then translated के बाद correct answer into है. 89th का correct answer into. And we met a very nice family during our holiday. So these are the answer to all the fill-ups. I am sure ये तो सब correct कर ही आए होंगे. Then let us move to the next one. Errors आए हैं. Errors भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं आए हैं इस बार. Okay, spotting errors. Let us start with that. Okay, question number 91. During recession, many companies were compelled to reduce होना चाहिए, ना कि decrease. So इसका correct, इसका error part according to me is C. Then the next question, the politicians parted ways. C error है इसका, due to होना चाहिए, towards गलत है. Then the murder was too abominable to describe होगा, again इसमें infinitive error है. Then question number 94, each new word in this book has होगा, so again error lies in C part. The news के साथ singular verb आता है तो C part में is होगा, again very very simple. अब आप देखिए question 96 कितना basic है. Equipments नहीं होगा, equipment होगा. This is uncountable nouns plural form में नहीं होते हैं. Then 97, Pratik doesn't look well today. Question tag है. I've been always telling you question tag का एक question आ सकता है. So see, it's here. Correct answer होगा does he. Then one of the article error है B part में. Then he suffered from fever. He was suffering होगा. Tense error है. Question 99th A part. And question number 100, last question of errors, is delta, no error. She forced herself to eat. As such, I cannot figure out any error here. It's correct. Okay, let us move to the next one. Okay, world classes means parts of speech. Parts of speech भी generally क्या होता है, कई बार ऐसे आ जाते हैं हर पेपर में, हम देखते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं है. इस बार सारे parts of speech आप कर सकते थे. They are quite simple. She sings much better than I do. Basically, it should be an adverb because ये action को focus कर रहा है. Much better यहाँ पर adverb होना चाहिए because ये बता रहा है दो में comparison है, but दो nouns की position में comparison नहीं है, ये action में comparison है. So it should be an adverb. Then the next 102 article के बाद है, so it should be a noun. So correct answer is A. Then smoking, it's an activity, so it is a gerund. So correct answer is C. Then ये थोड़ा सा ट्रिकी था, हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलत कर आए हों. वन यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, वन यहाँ पर एक नंबर है. जनरली हम कहते हैं वन मस्ट डू, तो वो एक पर्सन के लिए रेफर हो रहा है वन, वहाँ वो प्रोनाउन होता है. बट यहाँ पे व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर, मतलब दोनों में से आपको ये चीज, ये क्यों चूज करा, दूसरा क्यों नहीं करा. तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर है सी. देयर इज स्टिल सम वाटर. सम एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स जो भी नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सच वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर्स. तो ये सी है, करेक्ट आंसर इसका डिटरमाइनर है. ऑलराइट. देन 106, हुर्रे. ये तो बहुत सिंपल है, हर बार इंटरजेक्शन में आपको हुर्रे ही आ जाता है. हुर्रे इज एन इंटरजेक्शन. करेक्ट आंसर ए है. देन 107, हैविंग फिनिश्ड. यहाँ पर ये एक पार्टिसिपल है. आईएनजी वर्ड्स या तो जिरेंट्स होते हैं, पार्टिसिपल है. दिस इज अ पार्टिसिपल हियर. देन 108 वुड बी, माय टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड
वर्ब है moves, around क्या हो गया, एक एडवर्ब, so around यहाँ पर एक एडवर्ब है, B is the correct answer. And 109, the cantankerous men, men noun है तो ये एक adjective होगा, so yes 109 D is the correct answer, it's an adjective. And the next one 110 में the article के बाद है fountainhead, तो noun है, A is the correct answer. So you can check the answer key of parts of speech. Okay, now we come to the last section, that is passages. Passage दो थे एग्जाम में इस बार, but not very difficult. All right, they were quite simple. All right, now I'll quickly tell you the answers. 111, the tragedy of our times is, इसका correct answer C है. We have learned to bear general and universal physical fear. All right, it's mentioned here. काफी यहाँ पे जो आंसर्स हैं पैसेज में आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं. as such they are not hidden up. ये बहुत ट्रिकी लैंग्वेज इस बार पैसेज में नहीं थी. so correct answer is we have learned to bear general and universal truth. इसका आंसर आपको यही मिलेगा. okay, then next, what must writers learn again? what must writers learn again? इसका correct answer B है, the problems of a heart in conflict with itself. Then the next one, okay, question number 113. all right, question number 113 का correct answer है C, universal truths. Then question number 114, according to the author, the end of man is unattainable because of his endurance. correct answer है B. And the word puny means, इसमें फिर एक adjective based question आ गया, but बहुत simple है. puny का मतलब होता है trivial, means tiny, so correct answer is C here. Then now we come to passage number 2. again it's also not difficult, simple passage है, language tricky नहीं है. okay, let us do the questions. okay, 116, people do not understand the nature or ramifications of educational change because, correct answer A है, they do not understand the multidimensional character of change. Then 117, people would accept an innovation with understanding, इसका भी correct answer A है. Then 118, what is the question the author sounds with regard to objective reality? इसका correct answer है D, objective considerations are part of the subjective reality and thus they are interrelated. Then question 119, which two words in the passage means opposite of whole? correct answer is C, components and dimensions. all right, opposites हैं ये whole का. passage के according हमें जाना होता है. as you all know, meaning हमेशा passage के according ही synonyms या antonyms को figure out करते हैं. Then last question, which of the following sums up the idea of the author? correct answer is D. So this is the answer key to the passage. So students, I have discussed quickly all 120 questions with you. Now, if you have any doubts, if you want further explanation to any question, please write in the comment section and I'll get back to you. Thank you so much. All the best for your score. Jai Hind.